डन। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। और अभी मैंने देखा था बहुत, तो उसने जब मैं क्लास में आया तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स थे, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स थे, मतलब उन, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने जेई एडवांस का होमवर्क दिया था, जेई मेंस का भी होमवर्क दिया आयनिक से, और आई थिंक वो क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो चलो आज तो डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज जो भी टाइम बचा उसमें इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे हम आगे। बट मैं अभी भी कहूंगा आयनिक जो है आसान है, क्वेश्चन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। क्वेश्चन की लिमिटेशन है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में एग्जामिनर के पास लिमिटेशन है कि वो यही क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी नहीं पूछ सकता, कुछ भी नहीं पूछ सकता है। तो प्रॉब्लम है। इवन थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, काइनेटिक्स की बात करें, उनके पास बहुत ऑप्शंस है यार। वो कुछ ऐसा पूछ सकते हैं जो आपको लगेगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ा है। सीरियसली बोल रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स हमने बहुत पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स मैंने बहुत पढ़ाई है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ सकते हैं जिससे लगे सर ये चीज तो शायद आपने नहीं पढ़ाई है। काइनेटिक्स में वो ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आयनिक में नहीं पूछ सके, क्योंकि आयनिक में जैसे ही कुछ पूछेंगे ना, कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी कि हमारी लिमिट से ही बाहर हो जाएगा। तो वहां कैलकुलेशन की कंडीशन है कि भी सॉल्व करना है तो इतना ही पूछ सकते हो, अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए वहां एक लिमिटेशन है, क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, कभी ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो वो ग्राफिकल, कभी कभी क्या होता है ग्राफ से इंफॉर्मेशन रीड करनी पड़ती, वो मुश्किल होता है। आयनिक में कौन से कर्व भैया, आयनिक में कोई ग्राफ है ही नहीं, बस डेटा होता है पीएच निकालो, डेटा होता है पीएच निकालो। तो इसलिए ढंग से इन क्वेश्चंस को करो, फिक्स्ड क्वेश्चन है और आपने जेई एडवांस के क्वेश्चन किए हुए भी हैं, आज से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर थर्मोडायनेमिक्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज किसी चैप्टर का है थर्मोडायनेमिक्स के बाद, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जेई मेंस में तो इसका वेटेज थर्मो से भी ज्यादा है। जेई मेंस में थर्मोडायनेमिक्स का कोई ऐसा बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का जेई मेंस में वेटेज उतना ही है जितना बाकी चैप्टर का होता है, या थोड़ा कम ही है। थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज जेई एडवांस में ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज जेई मेंस में भी अच्छा खासा है, जेई एडवांस में भी अच्छा खासा है। एवरेज 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रो से आते ही आते हैं जेई एडवांस में, एवरेज 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है थोड़ा, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हम यहां पढ़ते हैं जो हम शायद हमारी डेली लाइफ से रिलेट कर सकें, कुछ ऐसी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो लगता है हाँ सर यार ये तो अच्छी बात बताई आपने सर, ये तो काम की चीज है, शायद जिंदगी में कभी काम आए। वैसे ऐसा नहीं, थर्मोडायनेमिक्स भी काम आती, बहुत सारी चीजें, बट थर्मोडायनेमिक्स और चीजें आपके डायरेक्ट जिंदगी से कनेक्ट नहीं होती है। वो तब होगी जब आप कुछ रिसर्च करोगे तब शायद कनेक्ट हो, बट यहां पर जो हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्ट होती है। तो जेई में इसका वेटेज ज्यादा है। अगर आप देखोगे जेई एडवांस्ड की एक्सरसाइज, जेई एडवांस, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोमिक की में मिलेंगे, यानी इसकी जेई एडवांस की एक्सरसाइज बहुत मोटी है भाई। वो इसलिए भी है क्योंकि क्या होता है इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस थर्मोडायनेमिक्स, तो कुछ ना कुछ कभी आयनिक मिक्स हो जाता है, कभी थर्मोडायनेमिक्स मिक्स हो जाता है। तो वो सारे क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रो प्लस आयनिक है वो भी इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रो प्लस थर्मोडायनेमिक्स है वो भी इसी चैप्टर में। ठीक है, तो इसीलिए इसका वेटेज यानी मिक्स्ड वेटेज है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो मैंने बताया 2 क्वेश्चन वो जेई एडवांस के लिए बताया, जेई मेंस में तो वही एवरेज 1 क्वेश्चन ही आता है, जेई मेंस में एवरेज 1 क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर से। अब चैप्टर के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से ही थोड़ा सा कुछ तो समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री प्लस इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस केमिस्ट्री, थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो आप।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट प्लस केमिस्ट्री, इसकी हम यहां पर कुछ बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है डेली लाइफ में हम सेल्स और बैटरीज यूज करते हैं, चाहे वो कार में उसमें भी बैटरी यूज होती है, मोबाइल्स में उसमें भी लिथियम बैटरीज यूज करते हैं, टॉर्च में, वॉच में, हर जगह हम बैटरीज यूज करते हैं। और आप बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे एक बैटरी के दो एंड से वायर को कनेक्ट करते हैं, उस वायर में करंट फ्लो करने लगती है। तो बड़ा, और आप हाथ या नहीं वैसे वायर कनेक्ट करो, वायर में करंट फ्लो करने लगती है, तो लगता है ऐसा क्या होता है इस सेल में जिससे करंट प्रोड्यूस होती है। तो उस सेल के अंदर जो हम सेल्स और बैटरीज यूज करते हैं उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है और उन केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे करंट प्रोड्यूस होती है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर का एक जो मोटिव वो ये है कि केमिकल रिएक्शन से कैसे करंट प्रोड्यूस होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लिखिए यहां पर, दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ this chapter mainly deals with production of electric current by chemical reaction, by chemical reaction and apparatus used is called गैल्वेनिक सेल। यानी ये जो सेल्स और बैटरीज मोबाइल में, कार में जो भी हम यूज करते हैं ना, उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। यानी नॉर्मली तो हम सेल बोल देते हैं, बट इसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। सेकंड वन इसी का उल्टा, शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि एक सेल से जब करंट पास होती है तो कुछ सब्सटेंस एनोड पर डिपॉजिट होते हैं, कुछ सब्सटेंस कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं। मेटलर्जी में आपने पढ़ा हुआ है, जनरल आपको भी आइडिया है, अगर पानी के थ्रू अगर हम करंट पास करें तो एनोड और कैथोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती है, ये भी आपको पता है। तो केमिकल करंट के थ्रू केमिकल चेंजेस भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो किसी सॉल्यूशन में जब हम करंट पास करते हैं तो क्या केमिकल चेंजेस होंगे वो हम बात करेंगे यहां पर। तो स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस बाय इलेक्ट्रिक करंट, जस्ट रिवर्स हो गया, यानी केमिकल रिएक्शन से करंट और करंट से केमिकल चेंजेस आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और इसमें जो एपरेटस यूज होता है, जिस कंटेनर में ये सब कुछ होता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, is called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कह सकते हो, जो कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है इस तरह से जिससे हमें प्योर कॉपर मिलता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड थर्ड वन, एक और पार्ट है इस चैप्टर का, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, हम सबको पता है कि एक वायर भी चार्ज फ्लो कर, एक वायर के थ्रू भी करंट फ्लो होती है और एक सॉल्यूशन के थ्रू भी करंट फ्लो होती है। चार्ज फ्लो सॉल्यूशन भी कर सकता है, आयंस चार्ज फ्लो करते हैं। तो एक वायर के थ्रू जब चार्ज फ्लो होता है तो वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। यहां पर हम बात करेंगे एक सॉल्यूशन कैसे चार्ज फ्लो करता है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा चार्ज कंडक्ट करेगा, कौन सा कम कंडक्ट करेगा, ये सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहां पर हम बात करेंगे एक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में, वायर की नहीं, एक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तीन पार्ट है इस चैप्टर के, वन बाय वन करके, राइट, वो वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और थर्ड पार्ट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। यहां पर एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं,
ये जो सेल्स होते हैं ना, दो तरह के सेल्स हो गए, अब आप कह सकते हो इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन कौन से? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सप्तांशु बेटा सब चीजें आएगी, थोड़ा होल्ड करो, जो पढ़ा रहा हूं उसी पर फोकस किया करो। तो एक और वर्ड यहां पर आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब पहला हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल से, फिर आएंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। तो हेडिंग डाल दीजिए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, और यहां पर जो टर्म सबसे ज्यादा डिस्कस होती है इस चैप्टर में, जो टर्म सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इधर उधर के क्वेश्चन पूछते हो, पता है, इधर उधर के क्वेश्चन जिसका है ना, रुद्रेश क्या फर्क पड़ जाएगा इससे बताओ? कुछ प्लानिंग है तो बताओ। तुम बताओ कितने में खत्म करना है, 2 में, 5 में, 10 में? अराउंड मतलब 11-12 लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? लेट्स से एक कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में हमने क्या क्या, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया और इसमें एक जिंक रोड को हमने डिप कर दिया। एक जिंक रोड को हमने डिप कर दिया। किसका सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट का। रोड किसकी है? जिंक की। और अब हम इसमें जो भी चेंज हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस मेटल रोड पर जो जिंक है ना, मेटल रोड पर जो जिंक है ये अपने आप ऑक्सीडाइज होता है Zn+2 में। और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो इसी मेटल प्लेट पर रह जाते हैं, लेकिन ये जो जिंक आयन है वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये जो जिंक आयन है वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी Zn+2 एक्वस। हाँ, लेकिन कह सकते हो कि सॉल्यूशन में से भी जो Zn+2 आयंस है वो इस मेटल रोड पर जाकर डिपॉजिट भी हो जाते हैं, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी होती है और बैकवर्ड में भी होती है। लेकिन इनिशियली फॉरवर्ड रेट ज्यादा होती है, बैकवर्ड रेट कम होती है। तो नेट जिंक आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, बट धीरे धीरे बैकवर्ड रेट भी बढ़ने लगती है और एक टाइम आता है जब बैकवर्ड रेट किसके बराबर हो जाती है? फॉरवर्ड रेट के बराबर, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है मतलब जितने जिंक डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही वापस डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण यहां पर भी चार्ज फिक्स हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में भी Zn+2 की कंसेंट्रेशन फिक्स हो जाती है। अब कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन
कह सकते हो तब तक कुछ जिंक आयन तो डिसॉल्व हो ही गए। तो इस सॉल्यूशन पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस मेटल रोड पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज, मेटल रोड पर नेट नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो कमेंट कुछ आ रहे हैं, समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर मेटल रोड से जिंक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, मेटल रोड पर नेट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो मेटल रोड पे रह जाते हैं, Zn+2 आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी भी मेटल रोड को डिप करने पर ऐसा ही होता है क्या? नहीं, किसी भी मेटल रोड को डिप करने पर हर एक मेटल रोड के केस में ऐसा होगा जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ कॉपर जस्ट इसका रिवर्स होता है। अगर आप एक कॉपर रोड को डिप कर रहे हो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो यहां जस्ट इसका उल्टा होता है। सॉल्यूशन में से कॉपर+2 आयंस जो है वो इस मेटल रोड पर जाते हैं। मेटल रोड मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, मेटल रोड पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, तो ये कॉपर+2 आयंस सॉल्यूशन में से निकलकर इस मेटल रोड पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, मेटल रोड पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, सॉल्यूशन में कॉपर+2 आयंस कम हो गए तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन ज्यादा हो गए, तो जिसके कारण सॉल्यूशन पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये कॉपर+2 आयंस यहां जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कॉपर+2 आयन यहां जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इसलिए इस मेटल रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मेटल रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगेन यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, इसे भी हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, किसी में मेटल डिसॉल्व होता है, किसी में मेटल डिपॉजिट होता है, ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, कुछ डिसॉल्व होंगे कुछ डिपॉजिट होंगे, लेकिन दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, यहां पर भी होगा यहां पर भी जनरेट होगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां जनरेट हो रहा है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यहां पर E से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां पर नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लिखा हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लेकिन है पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बारे में। तो ये अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के कारण हो रहा है तो ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां जनरेट होता है उसे बोला जाता है ई ऑक्सीडेशन, और अगर रिडक्शन की रिएक्शन है इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे बोला जाता है ई रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है तो ई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के कारण हो रहा है तो ई रिडक्शन। इवन मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस तभी जनरेट होता है जब आप किसी मेटल रोड को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हो। इवन आपने एक जिंक रोड और कॉपर रोड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, एक जिंक और कॉपर रोड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, राइट? तो हम क्या देखते हैं, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। यहां क्या होता है, ये जिंक ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इस बार जिंक आयन मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यहां जिंक आयन मूव कर रहे हैं, यहां कॉपर आयन मूव कर रहे हैं, यहां किसका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। यहां प्लस चार्ज, यहां माइनस चार्ज, यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। यानी इसको हम ऐसे कहते हैं, कहीं पर भी अगर एक इंटरफेस बनेगी, कहीं पर भी एक इंटरफेस, वर्ड क्या यूज किया मैंने, इंटरफेस। ये इंटरफेस है जहां पर दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस।
कहीं पर भी एक इंटरफेस बनेगी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ही होगा। कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ही होगा। राइट, ये आप कह सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब वर्ड यूज करते हैं? जब एक मेटल रोड को सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, यानी एक मेटल रोड को उसके सॉल्यूशन में जब हम डिप करते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज किया गया है। यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, बट हाँ अभी हम बात जो कर रहे हैं एक मेटल रॉड उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन अगर हम यहां पर लिखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो लिख सकते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस developed between a metal rod and its solution is called electrode potential। अच्छा, आप यहां पर ये सोच रहे हो कि जिंक सल्फेट क्यों लिया? तो ऐसा आयन लेना है जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। जैसे सल्फेट आयन, उसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं। सल्फेट ले लो, नाइट्रेट ले लो, ऐसा आयन होना चाहिए जिसका ना तो ऑक्सीडेशन हो ना रिडक्शन हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं केवल रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहां केवल किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? कॉपर का। अगर आपने ऐसा कोई सब्सटेंस डाल दिया, अगर वो भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो उसके कारण भी फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बट राइट नाउ मैं कह सकता हूं जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां डेवलप हुआ है वो कॉपर के कारण हुआ है, यहां जो भी डिफरेंस डेवलप हुआ है वो जिंक के कारण हुआ है। हाँ, लेकिन यहां जिंक और कॉपर दोनों का कंट्रीब्यूशन है, जिंक का भी है कॉपर का भी है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो मैंने बताया, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पर अगर आपको लग रहा है सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत सारी है। इसी से अभी हम देखेंगे कैसे करंट प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका एक छोटा सा और इंपॉर्टेंस, इसकी छोटी सी एक और इंपॉर्टेंस बताता हूं। जैसा मैंने कहा था ना, कहीं पर भी एक इंटरफेस बनती तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता, और उससे होता क्या, उससे उस पोर्शन की रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ये पार्ट अब ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो यहाँ आयंस आ गए और आयंस आने के कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा बहुत बार जब रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग कोरोजन जिसे कहते हैं, वो कहां होती पता है? जहां जॉइंट्स होते हैं। क्योंकि जहां जॉइंट्स होते हैं वहां इंटरफेस बनती है, और जहां इंटरफेस बनती है वहां पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए जॉइंट्स पर, कॉर्नर्स पर आपने देखा होगा कि रस्टिंग ज्यादा होती है, रस्टिंग ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ा इश्यू आपको पता है। कोरोजन के कारण, रस्टिंग के कारण ईयरली पता नहीं कितने टन्स ऑफ मेटल खराब हो जाता है। पेट्रोलियम पाइपलाइंस जो बिछाई जाती है, वो पेट्रोलियम पाइपलाइंस जो है वो खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ रस्टिंग। तो ये अपने आप में, आपको पता, कोरोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एक सब्जेक्ट है कि किस तरह से कोरोजन को कम किया जाए। आपको पता है जब हम बोल्ट्स लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, तो बोल्ट्स जब हम लगाते हैं कहीं पे भी तो उसके बीच में रबड़ प्लेट लगाई जाती है। बोल्ट्स को टाइट करने के रबड़ प्लेट लगा देते हैं ना। क्यों लगाते हैं आपको पता है? ताकि वो दोनों मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए, दोनों मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए। क्योंकि जैसे ही अगर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां रस्टिंग बढ़ जाती है, और धीरे धीरे यानी वो बोल्ट जो है वो जल्दी लूज हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा बोल्ट्स हम टाइट करते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो लूज हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो लूज हो जाते हैं। वो लूज क्यों होते हैं? क्योंकि उस छोट पार्ट में रस्टिंग लग जाती है, जिससे मेटल वहां से हट जाता है, मेटल हटने के कारण वो लूज हो जाते हैं। तो वो जो रबड़ प्लेट लगाई जाती है उससे क्या होता है, दोनों मेटल से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिसके कारण
पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता तो इसीलिए वहां रस्टिंग नहीं होती। यस, वाइसर जिसे बोलते हैं, वाइसर, सही कह रहे हो बाबादी। तो खैर वो एक अलग, जस्ट मैंने आपको एप्लीकेशन बताया इस चीज का कि इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट हो रहा, वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसको कैसे मेजर किया जाए, मेजर कैसे किया जाए, इसकी बात आती है कि अगर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे मेजर करें। तो उसका जो थॉट आता है वो ये आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं भाई, या तो वोल्ट मीटर से या पोटेंशियोमीटर से। नहीं, अगर यहां पर प्लस, यहां पर माइनस चार्ज है और यहां प्लस चार्ज है और इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो क्या करो, इन दोनों एंड को या तो वोल्ट मीटर से या पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दो। अभी मैं डायग्राम तो वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूं, हाँ, बट आप सबको पता है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है वोल्ट मीटर की कंपेरेटिवली। तो अभी यूं मान लो कि हम लगा तो वोल्ट मीटर रहे हैं, बट इसकी एक्यूरेसी पोटेंशियोमीटर की तरह ये परफेक्ट 100% एक्यूरेसी यूं मान लो। तो हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट करेंगे, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उन दो पॉइंट्स को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो। तो इस मेटल रोड को कनेक्ट कर दिया, मेटल रोड को कनेक्ट कर दिया और इस वायर को इस सॉल्यूशन में डिप कर दिया, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो ये वोल्ट मीटर अपनी रीडिंग दे देगा यहां पर जो भी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, हमें जिंक की रिएक्शन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, और जैसे ही हमने इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, यहां पर और एक और इंटरफेस क्रिएट हो गई। जैसे आपने इस वायर को इस सॉल्यूशन में डिप किया, यहां पर भी एक इंटरफेस क्रिएट हो गई। इवन कहीं पर भी जहां जॉइंट्स बन रहे हैं वहां पर भी एक इंटरफेस क्रिएट होगी। तो हर एक इंटरफेस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, थोड़ा यहां पर भी होगा, थोड़ा यहां पर भी होगा, थोड़ा यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। तो ये जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर जो आपको रीडिंग देगा वो केवल इस वाली सरफेस की नहीं देगा, वो तो सबका टोटल देगा भाई, आपको सबका टोटल देगा। चलो आप ये मान लो कि ठीक है सर, यहां पर तो बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, यहां पर भी बहुत कम हो रहा है, ऐसा कुछ मान लो, लेकिन इस वायर को अगर आपने यहां डिप किया तो इस वायर पर तो अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इस वायर पर तो अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो फिर ये जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर जो आपको रीडिंग देगा वो सबका नेट होगा। तो फिर क्वेश्चन आता है फिर क्या करें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इस वायर को तो डिप करना ही पड़ेगा जी, इस वायर को तो डिप करना ही पड़ेगा। या ऐसा कर दूं कि इस वायर को हवा में लटका दे और वोल्ट मीटर रीडिंग दे देगा, कि डिप मत करो, थोड़ा हवा में लटका दो तब भी वोल्ट मीटर रीडिंग दे देगा, नहीं देगा। उसके लिए तो वायर को डिप करना पड़ेगा, और वायर को डिप करेंगे तो एक और इंटरफेस जनरेट होगी, एक और इंटरफेस जनरेट होगी। तो ये जो पोटेंशियल में, ये जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा वो इसके कारण भी देगा और इसके कारण भी देगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वायर को तो डिप करना ही पड़ेगा। मयंक कह रहा कि माइनस कर देंगे उसका अलग से मेजर करके। बेटा माइनस कैसे कर दो कि कहीं और भी इसका मेजर करोगे तो वहां पर भी दो इंटरफेस बनेगी, किसी और अरेंजमेंट में भी दो इंटरफेस बनेगी, यानी जब भी मेजर करना चाहोगे कम से कम दो इंटरफेस तो बनेगी ही बनेगी। मतलब क्लियर यह है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हो। हाँ, एक और किसी ने आइडिया दिया, अच्छी बात है आप लोग ऐसा सोच रहे हो,
शुभमणि ने एक और एग्जांपल लिया कि एक काम करो सर, इधर भी जिंक और इधर भी जिंक ले लो, तो फिर दोनों तरफ सेम हो जाएगा। बेटा अगर इधर और इधर दोनों तरफ जिंक ले लिया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो आ जाएगा फिर, क्योंकि इस पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसमें भी, इस वायर पर भी उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो डिफरेंस ही जीरो आ जाएगा, फिर कुछ रीडिंग ही नहीं आएगी। तो कंक्लूजन यही है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। खैर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण अभी मैं आप बताऊंगा, बट हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड एपरेटस ले लिया जाता है, स्टैंडर्ड एपरेटस ले लिया जाता है, और उस स्टैंडर्ड एपरेटस में जो भी इंटरफेस बन रही है, मान लेते हैं कि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, मान लेते हैं कि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, तो अब जैसे ही मैंने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, तो अब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वही इसका आंसर हो जाएगा। बट इसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलोगे, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो इसके रेस्पेक्ट में आया, जिस दिन ये रेफरेंस बदल दोगे ये डेटा भी बदल जाएगा। इसीलिए शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा है वो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो सब आगे समझ में आएगा। लेकिन कंक्लूजन राइट नाउ ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। जो डेटा हम सारे यूज करते हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, वो विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। कैसे मेजर करेंगे ये जैसे जैसे भी चैप्टर आगे बढ़ेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से ये समझ में आना चाहिए कि क्यों एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कम से कम दो इंटरफेस यहां पर डेवलप होगी। तो लिख लीजिए, absolute value of electrode potential, yeah, it is impossible to determine the absolute value of electrode potential because measuring process involves other interfaces whose electrode potential also appear in measured value। बेटा लेस रिएक्टिव लो, कुछ भी लो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना, कुछ ना कुछ तो आएगी, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे चल के समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट ए बिग इश्यू। हाँ लेकिन लेस रिएक्टिव लो, कुछ भी लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो बोल ही नहीं सकते हो आप, एब्सोल्यूट वैल्यू तो बोल ही नहीं सकते हो। इनर्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स बताओ। और इनर्ट एलिमेंट से क्या होगा, वैल्यू कम होगी बट कुछ तो होगी।
कुछ भी मत लिखो, मत दिमाग लगाओ, जो कहा जा रहा है वो मानो। दिमाग लगाना आगे, जब थोड़ा इंजीनियरिंग में चले जाओ, आईआईटी में चले जाओ, तब दिमाग लगाना, अभी मत लगाओ। राइट? तो अब यहां पर यानी पॉइंट केवल इतना सा है, सुन लो मेरी बात। एग्जाम में कोई ये पूछे कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर की जा सकती है, तो आंसर इज नो। आंसर इज नो, एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती। राइट? बाकी आप लोग आगे बढ़ के रिसर्च करना, और सभी जो अभी आइडियाज आ रहे हैं उस पर अपनी रिसर्च करना। नोबेल प्राइज मिलेगा आप लोगों को, मैं भी खुश होऊंगा, और फिर मैं भी ये पढ़ूंगा कि नहीं भाई, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने रिसर्च की, और पहले तो हम ये बोलते थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट उसने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसको नोबेल प्राइज मिला। तो सबको मैं बताऊंगा, ठीक है? मुझे बता देना जब रिसर्च हो जाए आप लोगों की, कि देखो सर ये रिसर्च हो गई, अब हम कर सकते हैं, तो फिर मैं बदल दूंगा। ठीक है ना? ऑल दी बेस्ट। जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बहुत सालों तक मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं, तो जो भी रिसर्च करनी है तुम्हें जल्दी जल्दी करना। हाँ, बुढ़ापा आ रहा है अपना भी, तो इसीलिए जल्दी आईआईटी में जाओ, फिर जल्दी जल्दी से अपनी रिसर्च करो। ठीक है? हाँ। कैनी कह रहा है कि सर जब भी ऐसा होगा तो उसका क्रेडिट आपको ही देंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब नोबेल प्राइज मिल रहा हो तो ऐसा बोलना कि सर दिस इज एक सर, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, कि आपने मुझे उस दिन कहा था कि ये करके आओ, तो देखो सर मैंने ऐसा कर लिया। तो उसी स्टेज से ये बोलना। हाँ, सही है। कोई कह रहा, कह रहे सर अभी तो आपको हमारे बच्चों को पढ़ाना है। हाँ बेटा, मुझे समझ में आ रहा है। तुम किस में ज्यादा खुश फील कर रहे हो, हैं तुम्हारे बच्चे? बेटा बच्चों से पहले बच्चों की माएँ लानी पड़ेगी ना तुम्हें। नहीं। हाँ भाई, आप कोई भी जो स्टूडेंट है वो यहां से स्टार्ट कर सकता है। नवदीप, चिंता मत करो, तुम तो वहां पर नाम दे देना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। नवदीप कह रहा है सर आपका फोन नंबर दे दो, फिर वो टेंशन तुम मत लो, तुम तो बस वहां पर नाम ले लेना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हाँ, सर की स्माइल तो अब है ही है यार बेटा। जब कोई ये कह रहा है कि हाँ सर हमें नोबेल प्राइज मिलेगा तो क्रेडिट आपको देंगे, तो खुश तो होऊंगा ना। तो वापस अब इस पार्ट पर आते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं की जा सकती है। नाउ अब यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो तो हमने पढ़ लिया। अब एक गैल्वेनिक सेल जो होता है, यानी जो सेल्स और बैटरीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उससे कैसे करंट प्रोड्यूस होती है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। तो हेडिंग डालिए, वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल।
ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है, और राइट नाउ इसमें जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं डेनियल सेल का। डेनियल सेल यानी जो गैल्वेनिक सेल हम यहां पर यूज कर रहे हैं उसका नाम है डेनियल सेल। बेटा अब पढ़ाने दे दो मेरे को थोड़ा सा, नहीं तो तुम्हारा कोर्स अटक जाएगा। तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं होगा तो तुम्हारा जेई में सिलेक्शन नहीं होगा, जेई में सिलेक्शन नहीं होगा तो सोचो तुम रिसर्च नहीं कर पाओगे, तुम रिसर्च नहीं कर पाओगे तो नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, और तुम्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा तो तुम मेरा नाम नहीं ले पाओगे। तो भाई मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम मेरा नाम ना ले पाओ। तो मेरा जो वो करियर है, मतलब वो तुम खत्म कर दोगे, समझ रहे हो? मेरा ड्रीम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे पढ़ाने दो और पढ़ो चुपचाप। इधर उधर की बातें, इधर कितना मजा आता है बस। अब डेनियल सेल, अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछा था डेनियल सेल डेनियल सेल डेनियल सेल। भाई पता चल गया डेनियल सेल होता क्या है। इस डेनियल सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में एक जिंक रोड होती है, इस कंपार्टमेंट में कॉपर रोड होती है। ये जिंक की रोड है और ये कॉपर की। यहां पर जिंक का सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट का, और यहां पर कॉपर सल्फेट का। ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जैसे ही हम यहां पर इस जिंक रोड को डिप करेंगे हमें पता है कि जिंक जो है यहां ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसी मेटल रोड पर रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसी मेटल रोड पर रह जाएंगे, सॉल्यूशन में Zn+2 आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन पर नेट पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। थोड़ी देर के बाद यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया। सिमिलरली यहां पर भी हमें पता है इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में से Cr+2 आयंस जो है वो मेटल रोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके कारण मेटल रोड पर पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया। इसके बीच में मैंने कुछ गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया, वोल्ट मीटर भी लगा दिया। लेकिन हाँ अभी की ओपन है, अभी की ओपन है, और हमें पता है कि इस सॉल्यूशन पर प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज, इस सॉल्यूशन पर माइनस चार्ज और यहां प्लस चार्ज। जैसे ही हमने इस की को क्लोज किया, जैसे ही हमने इस की को क्लोज किया, इस एंड पर इलेक्ट्रॉन्स है, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज को यानी कैटाइंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, कैटाइंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक वायर के थ्रू हमें पता आयंस मूव नहीं करते हैं, वायर के थ्रू किसका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर नहीं आ सकता, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल जाएंगे और इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, ये जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। यहां से यूं कहते तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ कम हो गए, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और वापस इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगी, वापस इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगी। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर जाएंगे, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी और यहां पर वापस उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जितना गया है उतना ही वापस आ जाएगा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो ये यहां का भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देंगे। यहां पर जो प्लस चार्ज था वो कम हो गया, तो सॉल्यूशन में कुछ और कॉपर आयन यहां आके डिपॉजिट होंगे, यानी ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जाएगी और वापस यहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण कम हुआ, सॉल्यूशन में से फिर कॉपर डिपॉजिट हो गए, तो यहां उतना ही पॉजिटिव चार्ज, यहां उतना ही नेगेटिव चार्ज।
फिर क्या होगा, यहां अभी भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, यहां उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, इधर जाएंगे, यहां का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, तो यहां उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेंगे तो यहां का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा और ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में आएगी, तो यहां पर भी वापस उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, यहां पहुंचेंगे, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में आएगी, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा और इस वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कह दो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक तरह से करंट का फ्लो होगा, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब अपने आप हो रहा है। जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर जाएंगे, फिर यहां से निकल के इधर जाएंगे, फिर यहां से निकल के इधर जाएंगे, और जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और यहां इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। यानी यूं कह सकते हो, यहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस वायर के थ्रू मूव कर रहे हैं, प्रोड्यूस हुए इस वायर के थ्रू मूव कर रहे हैं। यानी इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब इस वायर में करंट का फ्लो होगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें केवल इन दोनों एंड्स को कनेक्ट करना है। कोई सा भी गैल्वेनिक सेल हो, कोई सा भी गैल्वेनिक सेल हो, हर एक गैल्वेनिक सेल में यही होता है। यूं कह दो, एक जगह ऑक्सीडेशन, एक जगह रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? जहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, रिडक्शन जहां होगा वहां इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे। आपने क्या किया, एक जगह जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक जगह जहां रिडक्शन हो रहा था, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। जब तक यहां पर जिंक है ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक यहां कॉपर +2 आयन है ये चलता रहेगा। जब यहां जिंक खत्म हो जाएगा, जब यहां कॉपर खत्म हो जाएगा, फिर करंट भी खत्म हो जाएगी, सब फिर करंट भी खत्म हो जाएगी। कोई सा भी सेल हो, चाहे आपके मोबाइल में लिथियम आयन बैटरीज हो, चाहे कार्स में जिसमें लेड सेल होते हैं, लेड यूज होता है, कोई सा भी सेल हो, उन सब में यही कॉन्सेप्ट होता है। उन सब का कॉन्सेप्ट यही होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन, एक जगह रिडक्शन, और उन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दो तो उस वायर में करंट फ्लो करती है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जिस एंड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे कहा जाता है एनोड, और जिस एंड पर रिडक्शन होता है उसे कहा जाता है कैथोड। यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, इसीलिए कैथोड। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, इसीलिए एनोड। हाँ, लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो ये एनोड है और इस एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, और यहां कैथोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये सुनकर थोड़ा लगा होगा शायद सर ने गलत लिख दिया, लेकिन ये गलत नहीं लिखा है, क्योंकि आपको ऐसा पता कि एनोड पर प्लस, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। तो मैं आपको बता दूं, दो तरह के सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पता है, और ये जो है वो गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिकली एनोड कैथोड चार्ज से डिसाइड नहीं होते हैं, चार्ज से डिसाइड नहीं होते हैं। एनोड कैथोड डिसाइड होते हैं कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन। यानी एनोड की डेफिनेशन होती है जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है। तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए एनोड, यहां रिडक्शन हो रहा है इसीलिए इसे कहते हैं हम कैथोड। ये एनोड, ये कैथोड। यानी कोई पूछे एनोड यानी जहां ऑक्सीडेशन हो, एनोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन occurs, or cathode at which reduction occurs। समझ में आई बात? तो ये तो बात हुई कोई गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है, वो मैंने बताया। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ को एक सॉल्ट ब्रिज वर्ड और पता हो, वो सॉल्ट ब्रिज वर्ड आएगा, लेकिन अभी नहीं, उसकी जरूरत जब होगी मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी की बातें इसके बाद करेंगे। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जेई मेंस और जेई एडवांस, दोनों ही मेंस और एडवांस, आयनिक इक्विलिब्रियम की ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। राइट, फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में
दोनों ही करके आओगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और सुनना, जेई मेंस को पीछे से करना, यानी लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस पहले करना, 2022 के, फिर 2021 के। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, शीट में 2023 के क्वेश्चंस नहीं है। वो इसलिए नहीं है ताकि हम ये सोचते हैं कि लास्ट में बाय द वे आपका कुछ पेपर देने का मन करे तो आप 2023 के पेपर्स एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो, एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो जाएंगे बेटा। नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं लास्ट लेक्चर के, चलो देखते हैं कि चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे। बाय बाय।